आज कराएंगे मिनरल्स एंड रॉक्स। ओके, हाँ भाई, व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट इन अपर मेंटल, अप्रॉक्स डेप्थ 10 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। सिंपल सी बात, बेसिक। तो हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट, लैंड क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, क्रस्ट कुछ मटेरियल्स का बना होता है। ये क्वेश्चन आता है सीडीएस में कि सबसे ज्यादा मटेरियल क्या है क्रस्ट में। ठीक है, तो पेज पलटो, देखो उसमें टेबल बनी होगी, दिख रही है टेबल? रॉक्स एंड मिनरल्स। नहीं बनी तुम्हारे में? तुम्हारे में बनी है? रॉक्स एंड मिनरल्स में टेबल ऊपर जो सबसे है, नहीं बनी? लिखवा देता हूं। अरे पहले पेज पे ही, हाँ। OCli, कैल्शियम, फिर उसके बाद आएगा कैल्शियम, सोडियम, बस इतनी आते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सो मेनी मटेरियल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स और एलिमेंट्स। तो पहला मटेरियल जो अबंडेंट है, सबसे ज्यादा मटेरियल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या? ऑक्सीजन। लिख लो इसको। इन अर्थ क्रस्ट क्रोनोलॉजी इज दिस काइंड। कॉपी में लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है। लिखो, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। नंबर 1 ऑक्सीजन, 46% तो ऑक्सीजन ही है। बहुत बार आया क्वेश्चन, बच्चा कंफ्यूज आता है सिलिकॉन है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है भाई, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। सेकंड पे सिलिकॉन, क्या नाम है इसका? सुधीर, वो लाइट ऑन कर दो। हाँ, ये ऊपर ऊपर, ठीक है। OCli कैल्शियोपोटामग, इसका याद करने का तरीका कैल्शियोपोटामग, ठीक है। अपनी अपनी श्रद्धा है ठीक है भाई। तो कर लो इसको, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये आता है बहुत बार। पीए से क्या पोटेशियम है? पोटा, कैल्शियोपोटामग, POT है। सोडियम Na होगा। कोई नहीं, हम तो SODI हम लिखेंगे, तुम Na करो। ये कोई एलिमेंट के नाम नहीं है, ये बस शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। ठीक है, ठीक है। रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। पहाड़ों के अंदर, प्लेट्यूज के अंदर मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा। समझ आ रही है? ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं मोस्टली, क्योंकि ऑब्वियस है, जैसे जंग लग जाता है आयरन को, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो एक काइंड ऑफ मिनरल बन गया। जैसे हमारे पहाड़ों में इसी टाइप पे मिलते हैं, हम क्या करते हैं, उनको निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करा, गर्म किया, ऑक्सीजन हटाई, आयरन अलग, तो आयरन को फिर हमने अलग कर लिया। ये मामला करते हैं, ठीक है भाई। ये इन्हें मिनरल कहते हैं, ये मिनरल जिसमें हमारे प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स वाले फॉर्म में सब कुछ मिले। तो कंबाइंड में मिलते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ मिनरल ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, सिंगल अकरिंग, वो नॉन रिएक्टिव है, किसी रिएक्ट नहीं करते। तो देयर आर सम मिनरल्स, लिख लो, देयर आर सम मिनरल्स who are formed singly, found singly। इंग्लिश बहुत अच्छी बताई मैंने, तो टेंशन नहीं लेने का। तो बेसिकली सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है ये आपके? सल्फर, कॉपर, सिल्वर, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट। वेरी गुड। सल्को सिल्कोग्रा, ठीक है। एक रॉक में बहुत सारे मिनरल मिल सकते हैं, पता लगा वहीं पे उसी में आयरन भी मिल गया, उसी में अलग बहुत सारी चीजें मिल गई, लेकिन ये लोग हमेशा सिंगल ही मिलेंगे, ठीक है। अगर वो मिनरल सल्फर का है तो सल्फर का ही मिनरल है वो, अगर वो कॉपर का मिनरल है तो कॉपर का ही मिनरल है वो।
समझ रही? गोल्ड का है तो गोल्ड का ही, गोल्ड के साथ ये नहीं कि चिपका दिया कोई सिल्वर चिपका दिया अलग से, नो, सिंगल एलिमेंट मिनरल। समझा गई? कौन से? सिल्कोग्रा, सल्फर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, नॉन रिएक्टिव जितने भी। हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन रिएक्टिव। ओके, तो ये कहानी है। अब आता है कि आपका मेजर मिनरल, देखो मेजर ना 6 मेजर मिनरल्स है, उसी से सारा का सारा मामला बना हुआ है। लिख लो, देयर आर 6 मेजर मिनरल्स, देयर आर 6 मेजर मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बाकी माइनर है, हार्डली मैटर्स, क्वेश्चन मेजर से आता है। जैसे कौन कौन से है? फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, मिका एंड ओलिवाइन। इनकी छोटी छोटी कैरेक्टर्स लिख लो। नंबर 1 फेल्ड्सपर, FELDSPR, फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर made up of mostly silicon and oxygen found in them. Mostly silicon and oxygen है तो इसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर अमाउंट क्या है फेल्ड्सपर में? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर सिरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग। सिरामिक्स देखिए, सिरामिक्स आपके जो ये आपका ये जो वॉश बेसिन बना होता है, सिरामिक का टाइल्स वगैरह ये सब, ठीक है। क्रॉकरी जो होती है, कप प्लेट वगैरह ये सब सिरामिक्स की बनी होती है। सिरेमिक एंड ग्लासेस। हाँ, ग्लासेस, सिरामिक्स एंड ग्लासेस बनाने के लिए काम आता है फेल्ड्सपर। यूजेस आते हैं जनरली, ठीक है। अच्छे से सुनना है बस, मस्त तरीके से याद हो जाएगा। सेकंड इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कहां पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। रेडियो और रडार वाले एरिया में बनाने में हम क्वार्ट्ज यूज करेंगे, ठीक है। इसकी एक और खास बात लिख लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेफाइट। अरे क्या नाम है इसका? रोहित धीमन बताएंगे हमें कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन। ओके, वेरी गुड। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, नहीं, हीट को करता है उसको। इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता? नहीं, सॉरी, करता है। ये पेंसिल करता है भैया, करता है। ओके, आई एक्सेप्ट, ठीक है, ऑफ ग्रेफाइट। ओके, गुड, गलत नहीं बोलने का मेरे सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज तो भैया घड़ी में भी होता है शायद। क्वार्ट्ज। शायद घड़ी में होता है, हो सकता है कई घड़ों पे लिखा है। बिल्कुल क्वार्ट्ज वॉच। तो लिखो, प्रायोक्सिन, रेडियो रडार में भी प्रायोक्सिन, पायरोक्सिन, PYROXENE, पायरोक्सिन कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन मेटेओराइट्स। ऊपर से जो गिरेंगे बुड़ुम बुड़ुम, मेटेओराइट्स। अरे मेटेओराइट डायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ का पता लगाने का? Indirect है। डायरेक्ट सोर्स है। कौन सा है? डायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट सोर्स है। कॉपी पलटो। हाँ, indirect। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि सर वो बाहर से अर्थ का पार्ट थोड़ी है नीचे उसके होता है यार तुम लोग। हाँ, ये सब है माइनिंग। इनडायरेक्ट क्योंकि बाहर से है, अर्थ का थोड़ी है। अर्थ की तो माइनिंग है डायरेक्ट, और क्या है? वॉल्केनो। बस दो ही हैं और कुछ नहीं है, वही अंदर से मामला निकालेंगे। बताओ, ज्योग्राफर तो शांत रहा हमारा। ये तो बैठ गया डायरेक्ट में, ठीक है। तो क्या है भाई? मेटेओराइट्स। एम्फीबोल आओ नेक्स्ट। एम्फीबोल, इट इज यूज्ड इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। एस्बेस्टोस कैसा होता है? कपड़ा होता है एक तरीके का, फैब्रिक। एस्बेस्टोस, ASBESTOS, इट इज यूज्ड इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज। इसी की एक अलग फॉर्म होती है हॉर्नब्लैंड। HORNBLEND, हॉर्नब्लैंड is another form of asbestos. अब आते हैं अगला, मिक्का। भैया क्या था ये? टाइप ऑफ फाइबर? यस, इट्स अ टाइप फैब्रिक, मतलब कपड़े जैसा। एक सेकंड में
ठीक है, वेरी गुड। मेरे मुंह से बोली हुई चीज लिख लिया करो, फटाक से काम आएगी आगे पढ़ने के लिए। वाली होती है ये, ठीक है। पैकेट वाली। नहीं नहीं, वो कैवलार होता है, वो कैवलार होता है, कैवलार। क्या होता है ये? शेल्टरिंग क्लॉथ क्या थी? ऐसा तो नहीं पता क्या। हॉर्न ब्लैंड, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ दिस वन। क्या है ये? एम्फीबोल। ठीक है, अनदर फॉर्म, इसकी कोई अलग दूसरी फॉर्म होगी, जैसे पिकाचू का राइचू। ठीक है ऐसे ही ऐसे ही इसका क्या है एम्फीबोल का हॉर्न ब्लैंड। मिका, नेक्स्ट इज मिका। मिका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो झारखंड में मिलता है ना? बिल्कुल मिलेगा मिका। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी यूजेस लिखवा रहे हैं अभी इनके। ऑलिवाइन, नेक्स्ट ऑलिवाइन लास्ट है इसका, मिनरल में 6 ना, बस टोटल 5 हो गए ना अभी। ऑलिवाइन, ऑलिवाइन, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरीज। ज्वेलरी बनाने के लिए भैया आपकी ऑलिवाइन यूज हुआ करा है। ठीक है, आप जो है एक चीज लिखो भाई, हार्डनेस के हिसाब से, ये क्वेश्चन आया था अभी, हार्डनेस के हिसाब से एलिमेंट्स। सो डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, नहीं है? हाँ भैया। फिर टोपास नहीं, कोरेंडम, डिकोटो, फिर होगा टोपास। टोपास का ब्लेड देखा है? कोरेंडम, अब तो 7 o'clock आ गया। कोरेंडम, ऐसे बहुत सारे हैं, ये क्रोनोलॉजी में लाइक पूरे लिख लो, चलो इसको मैं लिखवा देता हूँ पूरा। फिर उसके नीचे आता है आपका क्वार्ट्ज। हमेशा ना क्या होता है, ऑप्शन होते हैं 4, टॉप 3 और बॉटम 3 याद करने चाहिए, कि कितना याद करेंगे। तो ऊपर के 3 याद करना हमेशा, डायमंड, कोरेंडम, टोपास, डिकोटो। ठीक है, और ये आगे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के नीचे आगे फेल्ड्स्पर, फिर एपेटाइट, एपेटाइट, फिर आ गया फ्लोराइट, कैल्साइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, TGC, तो G और ये T, तो G फॉर जिप्सम, T फॉर टाल्क। हाँ भाई, इसका नाम क्या है? रोहित, सॉइल चैप्टर करा था? आए थे सॉइल वाले चैप्टर वाले दिन? हैं? आया तो बताओ जिप्सम किस लिए यूज होता है? सलाइन यूज होता है, सलाइन सॉइल में उसे ठीक। वेरी गुड। जब सॉइल सलाइन हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए, अनसलाइन बनाने के लिए जिप्सम यूज करते हैं। तो टॉप 3 बॉटम 3 याद करने का तरीका, ये डी कोटो, और नीचे से TGC एंट्री होती है आर्मी की, तो TGC, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, सिंपल। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपका ये भी सिंगल एलिमेंट मिनरल भी आए हुए हैं। ये वाला जो टेबल स्टार्टिंग सबसे पहले जो लिखा, ये तो बहुत बार आया हुआ है, राउंड देर पूछता रहता है। हाँ भाई, रॉक्स, रॉक्स होती है 3 टाइप की। ठीक है, रॉक्स होती हैं 3 टाइप की, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। किस बेसिस पे बनती है ये? मोड ऑफ फॉर्मेशन, लाइक कैसे बनी उसके बेसिस पे इनको 3 टाइप में बांट दिया। क्या है ये? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है भाई, इग्नियस रॉक्स वो होती है, देखो यार मैंने क्या बताया था उस दिन कि सारा का सारा मटेरियल रॉक्स कहां से बन रही है? नीचे से आ रहा है ना, लावा, मैग्मा, ये जो ऊपर आके फट रहा है वही रॉक बना रहा है एट द एंड। तो जब लावा ऊपर आके फट आके ठंडा हो जाता है, जो रॉक्स बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनो फटा और यहाँ पे जो रॉक्स बनना शुरू हो गई, मतलब ठंडा हो गया, और ना ठंडा हुआ एक टाइम के बाद,
फटता थोड़ी रहेगा। तो जो उससे रॉक्स बनी वो क्या हो गई? इग्नियस रॉक्स। सिंपल सी बात समझ आ रही है? इग्नियस रॉक्स लाइक डायरेक्टली सॉलिडिफाइड लावा, है ना? क्योंकि ये रॉक्स डायरेक्टली बन रही है इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से ये सारी रॉक बनती है, बाकी ये नहीं होंगी तो बाकी नहीं बनेंगी। दैट्स व्हाई कॉल्ड प्राइमरी। क्यों ना, यही तो है ना, पहले ठंडी कौन हुई? यही इग्नियस रॉक बनी। और इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है इससे रिलेटेड? आपका एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया, टफ, और क्या है? गैब्रो पेगमेटाइट। गैब्रो पेगमेटाइट, ये इसका एग्जांपल है भाई। समझ आ गई? इग्नियस रॉक क्या है? जो डायरेक्टली आपकी वॉल्केनो जो फटी वो आपकी क्या हुई? ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण जो रॉक बनी वो है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस मीन्स होता है फायर। इग्नियस मीन्स फायर। तो वही है जो फायर के बाद आपकी जो बनी मामला वो आपका क्या? इग्नियस रॉक्स। ठीक है। आपका है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? नाम में सेडिमेंट्स दिख रहा है। अब क्या होता है? रॉक बन गई। कल एक बच्चे ने पूछा था भैया ये हिल्स गोल के ऊपर से, है ना? जब एक मैं वो जो सॉइल प्रोफाइल बना के ओशन प्रोफाइल बना रहा था, मैंने बोला था क्या हो जाता है? एरोजन वगैरह हो जाता है, बोला था ना। तो जब भी कोई भी रॉक बनती है, कुछ भी बना, नथिंग इज परमानेंट यार, नथिंग इज परमानेंट। तो उस पर एरोजन होता है, उस पर वेदर एक्शन लाइक एलिमेंट्स ऑफ वेदर एक्ट करते हैं, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स। ठीक है भाई, ग्रेविटी, ये सब एक्ट करते हैं उसके ऊपर। बारिश हुई, टेम्परेचर आया, ठंडा गर्म करा, रॉक एक्सपेंड हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, टूट गई। एरोजन हुआ, एरोजन बाय सम 5 एजेंट्स लाइक ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, कोस्टल एरोजन। एरोजन करा, रॉक टूट गई, और रॉक टूटते टूटते क्या हुई? लेयर बनाती गई। सपोज यहां पे कुछ टूटी, फिर यहां पे कोई नई रॉक आ गई, फिर नई एक और टूट के और आ गई, कोई डिफरेंट टाइप की, यहां पे डिफरेंट टाइप की थी। ऐसे करते करते बहुत सारे इनमें मामला आ गया, सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठे हो गए तरह तरह के। टूट के नीचे गिर गई। हाँ, ये टूट अलग बता रहा हूं कि एक जगह पे ये मामला आया। इग्नियस रॉक्स उड़ के कहीं कहीं से आई, कहीं से भी आई, एरोजन के एजेंट से, कुछ वहीं पे गिर गई। तो जब ये इकट्ठी हो गई ड्यू टू प्रेशर, एक कॉम्पैक्ट हो गई, दबाव आया, प्रॉपर जो अलग अलग साइड थे एक साथ चिपक गए, कॉम्पैक्शन हो गया, लिथिफिकेशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? लिथिफिकेशन। लेयर्स बन गई, लिथिफिकेशन हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसे सेडिमेंट की जो सेडिमेंट से बनी, ये कोई अंदर हो गई ठंडी होकर थोड़ी बनी। एरोजन अब ये दोनों से बनती है। जो मेटाबॉलिक रॉक है ये भी तो टूट सकती है ना बाद में, ये भी टूट सकती है, ये भी सेडिमेंट आ सकते हैं इसके पास भी, इसके भी आ सकते हैं। तो सब होता है इसमें, इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ। एक और चीज, ये कोई नया क्या बोलते हैं 5 मिनट का प्रोसेस नहीं है ना, एक दिन का 2, ये सालों सालों का प्रोसेस है। ठीक है, सेंचुरीज का प्रोसेस है, इनको बनने में टाइम लगता है। तो रीजन क्या होता है? सपोज ध्यान से सुनना, सपोज एक धरती थी, यहां पे कुछ लोग रहते थे, वो मर गए, उनके फॉसिल्स यहां पे दब गए, तो और एक लेयर आई, टाइम चेंज हुआ, कुछ और आया, ऐसे लेयरिंग हो रही है ना धीरे धीरे। तो लेयरिंग होती है तो इनके बीच में फॉसिल्स भी मिलते हैं। समझ रहे हो फॉसिल क्यों मिल रहे हैं? कि एज चेंज तो फॉसिल मिल जाएंगे। जब आप खोदते हैं धरती के अंदर तो फॉसिल मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? फॉसिल बोले तो डेड रिमेन्स। जब इंसान को दबा दिया, इंसान कोई भी प्लांट और एनिमल्स जब दब जाते हैं, ठीक है, उनके डेड रिमेन्स बचते हैं बस। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि वो डेड रिमेन्स से बनते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। समझ आया फॉसिल क्या होता है?
डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल मिलते हैं इस रॉक्स में, समझ आया क्यों? क्योंकि सेडिमेंट से बना हुआ है, लेयरिंग हुई होगी। आगे बोलो। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आता है क्वेश्चन, पहले नॉर्मल क्वेश्चन आता था, अब क्वेश्चन आता है सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अलग अलग तरीके से बन रही है। मैकेनिकली फॉर्म, प्रेशर की वजह से, ठीक है। आपका है ऑर्गेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, और तीसरा है केमिकली फॉर्म, केमिकल रिएक्शन से बनी हुई, केमिकल एक्शन से बनी हुई। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अलग अलग एग्जाम्पल है इसके, तो लिख लो क्या है। सैंडस्टोन, मैकेनिकल के लिखवा रहा हूं, सैंडस्टोन जो मैकेनिकल फॉर्म ना, मैकेनिकल एक्शन से बनी हुई जो, ठीक है। सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएसिस, लोएसिस एक पीली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी की तरह लोएसिस। चाइना में एक येलो रिवर है, उसका कलर येलो है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लोएसिस, ठीक है। लोएसिस जिसे बोलते हैं हुआंग हो, हुआंग हो भी कहते हैं उस रिवर को। बोरेक्स, टिलिट, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, मैकेनिकल वाली। आपकी ऑर्गेनिकली वाली कौन कौन सी है? गीजराइट, चौक, कार्बन कंपाउंड से बनी है ना चौक। लाइमस्टोन, देखो लाइमस्टोन ये भी है और ये भी है, तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, बोला सही है। इट्स अ मैकेनिकली फॉर्म, सही है। इट्स अ ऑर्गेनिकल फॉर्म, बिल्कुल सही है। तो जब मोर देन अबव स्टेटमेंट आती है तो तब ऐसा क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूजिंग होता है, तो उसमें आप सही लगाओगे उसको। तो लाइमस्टोन भी अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म। लाइमस्टोन चूना पत्थर। कोल, कोल आ गया ना, फॉसिल फ्यूल। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो कोल बन रहा है तो फॉसिल से तो बना है। केमिकली है शर्ट, CHERT, चर्ट। लाइमस्टोन, तो यहां भी आ गया, तो तीनों है लाइमस्टोन। हेलाइट एंड पोटाश, दिया था इस बार किसने? CDS। क्वेश्चन केम फ्रॉम हियर, NCERT। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ तो ये यही तो बताना चाह रहा हूं बार बार। NCERT इतनी यूजफुल बुक्स हैं कि डायरेक्ट उठाते हैं, सीधा कट पेस्ट कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट एकदम। अब क्या आर्यन पढ़ लें, क्या ही कुछ पढ़ लें? तो सिंपल सी बात है, NCERT का बार बार रिवीजन करो। इसमें लिख लो, सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ कुछ भी लिखवाता हूं, लिखो। द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन हैपन्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ आया लिथिफिकेशन क्या होती है? लेयरिंग, कॉम्पैक्शन। प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन हैपन्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। Fossils are found in sedimentary rocks. समझ आ गई? ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। फॉसिल किस में फाइंड होते हैं, जैसे ही प्रशांत बताएगा। लीचिंग किस में होती है? लैटराइट सॉइल में। ऐसे ही इसका पूछते हैं कि लिथिफिकेशन किस में होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। सिंपल सी बात है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक। हेडिंग डालो, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म।
क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, यानी वो रॉक जिसकी फॉर्म चेंज होकर वो अलग तरीके का बन जाए। जैसे सब्जी हमने दाल की बनाई, तो दाल बनाई, कुछ टाइम बाद सड़ गई, है ना, तो वो मामला अलग हो गया एकदम। जो वो दाल थी और वो जो मामला सड़ के हुआ वो अलग हो गया। तो ऐसे ही ये क्या करती है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बनती है? इन्हीं दो से बनती है। समझ आ रही है? इग्नियस रॉक अगर फॉर्म अपनी चेंज कर जाए मेटामॉर्फिक बन जाएगी। इसमें थोड़ी हो रही फॉर्म चेंज, अरे जो है वही है, बस कॉम्पैक्ट हो गई, मिक्सर हो गया, है ना। इसमें क्या होता है? चेंज हो जाता है मामला। क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रॉक दबती 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 जब नीचे चली जाती है एकदम डायरेक्टली, बहुत ज्यादा नीचे, उसका प्रेशर पड़ के उसके ऊपर टेम्परेचर हाई होके मामला बदल जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं उसकी। बताओ, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। समझा गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रेनाइट लेंगे, ग्रेनाइट क्या है? इट्स अ इग्नियस रॉक, इट चेंजेस इनटू जीनेसिस, GNEISS, GNEISS, जीनेसिस। शेल क्या है? शेल इज मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। शेल जो कन्वर्ट हो जाती है स्लेट में, शेल कन्वर्ट इनटू स्लेट। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसमें ज्यादा प्रेशर डालेंगे और ये करेंगे मार्बल में। तो ये जो इधर की चीजें हैं सारी सारी क्या है? मेटामॉर्फिक। ग्रेनाइट चेंज इनटू जीनेसिस, शेल कन्वर्टेड इनटू स्लेट, लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मार्बल। मार्बल जो पत्थर है, इट्स मेटामॉर्फिक रॉक। ये चूने से बनता है। वाइट ही तो है, CaCO3। प्रॉपर्टी भी फिर तो टोटल चेंज हो जाती है। बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, ये वर्ड ही लिख दिया ना मैंने, चेंज ऑफ फॉर्म। चूना और ये मार्बल, कितना डिफरेंस है? यार फिर वो जो ग्रेनाइट है, हाँ, वो भी तो पत्थर है, तो वो इस तरफ क्यों गया? ग्रेनाइट से सारे ही पत्थर हैं, ये सारे ही पत्थर हैं, बट सीन क्या है कि ये जब हाई प्रेशर ऊपर आया, लावा आया ऊपर, लावा ठंडा हुआ, ग्रेनाइट बन गया। समझ आ गई? अब जब ठंडा हुआ उसके बहुत से रॉक्स आई, ठीक है, एक टाइम बाद वो इतना ज्यादा नीचे चला गया, उसके ऊपर भूकंप आया, तब भी वो रॉक टूट के नीचे चली गई। तो ड्यू टू हाई प्रेशर, और नीचे जितना जाएगा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा वो रिफॉर्म कर जाएगा, पिकाचू का राइचू। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पास में आएंगे पार्टिकल्स। क्या रॉक बहुत ज्यादा मतलब क्लोज आएंगे उसके पार्टिकल्स। रॉक्स बहुत ज्यादा नीचे चलेगी, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर पड़ा इसके ऊपर तो इसकी फॉर्म बदल गई। ठीक है, और एग्जांपल लिख लो इसके। सिसिस्ट, SCHIST, सिसिस्ट, SCHIST, सिसिस्ट। क्वार्ट्जाइट, सिसिस्ट, क्वार्ट्जाइट, सनाइट, SYENITE, सनाइट। ठीक है, और जो इधर देखो रे, कमाल की बात तो देखो, ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है? एट द एंड वो भी तो गर्म ही है, एकदम हाई टेम्परेचर से आ रहा है, वो इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ग्रेनाइट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ ग्रेनाइट, इसका मेटामॉर्फिक का भी। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, ज्यादा गर्म कर दो, ज्यादा चेंज कर दो तो जेनेसिस में बन जाएगा, वो भी पार्ट है। ठीक है, तो ये है रॉक्स में जो आता है मामला। अब क्योंकि जब मेटामॉर्फिक, मैंने बोला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, सपोज सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें लेयर्स होती हैं, है ना, लिथिफिकेशन की वजह से। अब क्या होता है, जब इन पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो अलग अलग रॉक अलग अलग टेम्परेचर के, अलग अलग अपने तरीके से अपने टेम्परेचर प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग फॉर्म ले लेती हैं, राइट। तो अलग अलग कलरिंग आती है, लाइक जैसे मैंने बताया था लेयरिंग, ये तो लेयरिंग वाली है, वही है। अगर रोटी को गर्म करोगे उससे कुछ और कलर आएगा, पराठे को कुछ और करोगे और कलर आएगा। तो ऐसे डिफरेंट कलरिंग आती है इन
इन डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स, जो रॉक बन रही हैं, इसे बेंडिंग कहते हैं। हमें बेंडिंग दिखती है, बैंड्स बने हुए दिख रहे हैं ना, बैंड्स बने हुए दिख रहे हैं इसमें। एक ही रॉक है टोटली? यस, टोटली एक रॉक है, उसमें अलग अलग उसमें बेंडिंग दिखेगी। हैंड्स अलग अलग है ना। यस, देखो जब हमने रॉक को तोड़ा, हमने इसका, जैसे ये रॉक है, इसको बीच में से काटा, तो हम देखेंगे बैंड्स बने हुए अंदर। बेंडिंग क्यों है? क्योंकि अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग होती है, राइट। तो रॉक्स तो बहुत सारे मिनरल की बनी हुई है ना, एक रॉक में लाइक बस कुछ ही मैंने बताया जो सिंगल एलिमेंट वाले हैं, बाकी तो पता नहीं कितने मिनरल्स होते हैं उनमें, तो उसके हिसाब से ये मामला होता है। तो लिख लो, बेंडिंग अकर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेंडिंग अकर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट इज क्या होती है बेंडिंग? दैट इज rocks has light and dark color bands in them. Light and dark color bands in them. ये बेंडिंग की कहानी है, सिंपल सी बात। इधर रॉक्स, आपका रॉक्स, जैसे ये है रॉक्स है, इसमें लाइनेशन और फॉइलेशन। सेम है। फॉइलेशन, ये जो लेयरिंग, कहीं ना कहीं इसी के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो लेयरिंग और जो लाइनेशन है वो बेंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्रेशर डाला, दिस इज ऑल अबाउट दिस। बोलो क्या बोलो तुम? अभी जैसे इग्नियस है, ये सब तो मतलब जैसे हिमालय में कौन सी सारी होती है? एक में हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी। सेडिमेंट्री होगी, और जो रीजन है ना उसका कि वो सेडिमेंटम से बना हुआ है, सेडिमेंट से तो बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। वो भी एक टाइम के बाद, प्लेट्यू एरिया में मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो टाइम हो गया इससे। क्योंकि प्लेट्यू एरिया में मेटामॉर्फिक क्यों मिलेंगी? वहां पे लावा निकला है, इग्नियस रॉक्स मिलेंगी ज्यादा। और वो टाइम के साथ वो बन हाँ, गई। चेंज हो गई। तो जो हिमालय वाली वो भी मेटामॉर्फिक बन जाएंगी कुछ? कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलेंगी, जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा कहीं ना कहीं मिलेंगी। आखिर में सब वही बन जाएंगी मेटामॉर्फिक। एट द एंड ये बनेंगी, और एट द एंड क्या होगा? जब प्लेट टूट के नीचे जाएगी, सारी की सारी क्या बन जाएगी? इग्नियस दोबारा से लावा बन के ऊपर आए, इग्नियस बन जाएंगी। दिस इज रॉक साइकिल, दिस इज रॉक साइकिल, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू 11th क्लास के लिए। क्या इंडिया में तो लावा है ही नहीं। डेक्कन प्लेट्यू और अबे कहाँ हो बे तुम? बैरन आइलैंड क्या है? भैया लेकिन वो तो अंडमान है ना, हाँ, तो इंडिया में नहीं है, तो डेक्कन प्लेट्यू की डेक्कन प्लेट्यू है तो वहाँ पे भी है ना, वहाँ पे ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट वी हैव रॉक साइकिल। सारी रॉक एक दूसरे से रिलेटेड है, जो मैंने बताया था कैसे रिलेटेड बताता हूँ। देखो, इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है, ठंडी हो गई, अगर इसके सेडिमेंट गिर के चिपक गए, सेडिमेंट रॉक बन जाएगी। अगर इग्नियस रॉक पे चेंज ऑफ फॉर्म हुई, मेटामॉर्फिक बन जाएगी, राइट। सेडिमेंट्री रॉक है, अगर ये सेडिमेंटम नीचे गए, पिघले, क्या बन गया? इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक का चेंज ऑफ फॉर्म हो तो क्या बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक पे आओ, मेटामॉर्फिक रॉक की बहुत सारी रॉक एक साथ आएंगी, क्या बन गई? सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी, और ये पिघल के क्या बन जाएगी? इग्नियस रॉक। तो सारी एक दूसरे रिलेटेड है। तो दिस इज रॉक साइकिल। साइकिल है, एक को बनाएगी, एक को गिराएगी, सिंपल। तो यही कहानी है। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस इज फॉर लाइक कोई 11th क्लास की और भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरे ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, आस्क हिम टू कम, ठीक है ना। एक ये चैप्टर 6 कोई पढ़ गया है इसको? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हाँ, ये सबसे टफ चैप्टर है। टफ क्या है इसमें? इसमें अजीब ही नहीं, ये वाला सबसे अजीब, लैंड फॉर्म्स, कुछ समझ ही नहीं आता। लैंड फॉर्म्स पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लैंड फॉर्म। इसके लास्ट के जो है ना, ये कुछ सैंड ड्यून्स है, बार्क चांस, सैंड ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल सीफ, ड्यून्स पड़ेगा, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक काम करना रे, चलो सर वेदरिंग करवाता हूँ मैं तुम्हें। इस चैप्टर में ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले एक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, हेडिंग डालो, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? अर्थ को बनाने का तरीका, ठीक है। इससे पहले हाँ, एक मिनट, रॉक वाला कुछ जगह बची है पीछे, उसमें लिख दो थोड़ा सा पीछे कि स्टडी ऑफ रॉक्स होती है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स, समझ आ रहा है? पेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स,
और पेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? रॉक साइंटिस्ट, जो रॉक स्टडी करते हैं। क्यों भी जोग्राफर? स्टडी। ठीक है, फिर ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि भाई पेट्रोलॉजी बॉडी में, पेट्रोलॉजी 4 ऑप्शन देगा, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ फलाना, स्टडी ऑफ कुछ। स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है? पेट्रोल ही दे दिया तो भी चौंक जाएगा। क्या? पेट्रोल ही दे दिया तो भी चौंक जाएगा कि पेट्रोल। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे मिक्सिंग करके बिल्कुल ऑब्वियस है। आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? अर्थ मेकिंग प्रोसेस। अर्थ, ठीक है, अर्थ मेकिंग प्रोसेस। जियो यानी अर्थ, ठीक है, मॉर्फिक यानी अर्थ का फॉर्म, अर्थ बनाने का तरीका, कैसे अर्थ बनेगी, किस टाइप से अर्थ बनेगी, ठीक है। तो 2 प्रोसेस होते हैं अर्थ के पास। पहला होता है एंडोजिनस और एक एक्सोजिनस। लिख लो, द 2 forces that acts on earth are endogenic forces and exogenic forces. Endogenic and exogenic forces. Endogenic means inside, from the inside of the earth, from the inside of the earth. And exogenic means force that act on earth surface from outside. Forces that acts on earth surface from outside. लिख लो, the endogenic as well as exogenic forces, the endogenic as well as exogenic forces causes physical stresses, and chemical action, causes physical stresses and chemical action on the earth material, on the earth material, Physical stress and chemical actions, जैसे लिखोगे, causing physical stresses and chemical actions on the earth material and bringing about changes in the configuration of the surface of earth, in the configuration of the surface of earth are known as geomorphic processes. समझ आया? जब अर्थ सरफेस पे इन 2 फोर्स की वजह से चेंज आएगा उसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलेंगे। ओके, लिख लो इसमें, पैराग्राफ चेंज करो। एक बार वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सरफेस क्या होता है? Bringing about changes in the configuration of the surface of earth are known as geomorphic processes. ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोजिनस और एक एंडोजिनस। लिख लो इसमें अलग पैराग्राफ चेंज करके, डियास्ट्रोफिज्म, DIASTROPHISM, डियास्ट्रोफिज्म, DIASTROPHISM, डियास्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म, volcanic, वही volcano, डियास्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, are the endogenic geomorphic processes. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस 2 टाइप के, बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट फोर्सेस। एक वो फोर्स जो इनसाइड ऑफ द अर्थ से लगती है, एक ऊपर वाली। इनसाइड ऑफ द अर्थ मतलब एंडोजिनस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, और आउटसाइड यानी एक्सोजिनस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये 2 टाइप के होते हैं।
डियास्ट्रोफिज्म और ये और वॉल्केनिज्म, ये लिखवाया। हाँ भाई। डियास्ट्रोफिज्म 4 टाइप के होते हैं, ये तो पता ही है नॉर्मल, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, करवाया था। ये तो वही है ना, टाइप ऑफ वॉल्केनो, कैल्डेरा वॉल्केनो, प्लानेटेरा वॉल्केनो से ये ना अर्थ बिल्डिंग प्रोसेस है बेसिकली, अर्थ बिल्डिंग प्रोसेस। अर्थ कैसे बिल्ड हो रही है, इन तरीकों से बिल्ड हो रही है। तो दिस इज ओरोजेनिक, ORO, ओरोजेनिक यानी माउंटेन बिल्डिंग, एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक यानी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थक्वेक, ये तो पता ही है। एक्सोजेनस कौन से होते हैं भाई, ये मस्त होते हैं, जैसे कि वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग, मास वेस्टिंग जैसे लैंडस्लाइड वगैरह, चेंज हो जाता है ना पूरा स्ट्रक्चर अर्थ का अगर जहां से लैंडस्लाइड आती है। इरोजन, डिपोजिशन। ओके, इरोजन और डिपोजिशन होता है आपका अलग अलग मटेरियल से। फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर, इसको बना लेना, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, सी वेव्स, और क्या बच गया, विंड, विंड्स। इनसे होता है आपका एरोजन, ये दोनों इसी से होते हैं। डिपोजिशन भी इनसे होता है कि ये सेम है ना, एक जगह एरोजन हमारी डिपोजिशन। मास वेस्टिंग होती है आपकी ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड का मेन कारण होता है ग्रेविटी। मास ऐसे लटक रहा था किसी चीज का, ग्रेविटी ने ज्यादा पुल कर दिया धीरे धीरे, लाइक आफ्टर सो मेनी टाइम्स, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो फटाक से जब वो बेयर नहीं कर पाया ग्रेविटी को, वो टूट के नीचे गिर गया। ग्रेविटी की वजह से गिरता है, ठीक है, एक्सेस लोड, लैंडस्लाइड वगैरह, एवलांचेस, ठीक है। वेदरिंग होती है, वेदरिंग यानी वेदर के एलिमेंट्स की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर, क्या है भाई, रेनफॉल, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, कहाँ, मास वेस्टिंग, ठीक है, मास वेस्टिंग। अब टेंशन लेने का, ओए कुट कुट मत करो। और ग्रेविटेशन भी हो ही जाएगा विद टाइम। खैर यही है, वेदरिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एक्ट्स ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो मैकेनिकली, केमिकली ये मामला होता है। ये वेदरिंग सिर्फ रॉक्स पे होगा? बिल्कुल, और कहाँ करवाओगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वेदरिंग रॉक्स, वेदरिंग की वजह से सॉइल बनती है, मैंने याद है बताया था, इरोजन सॉइल का हुआ। ठीक है, बिल्कुल। एरोजन भी ये सब रॉक्स के ऊपर लग रहा है। जो जो अर्थ पे मटेरियल है उस पे 2 टाइप की फोर्स लगती हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स लगती है और एक एक्सोजेनिक, ठीक है। एंडोजेनिक देखो, और ओरोजेनिक, माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन 2 तरीके से बिल्ड होते हैं, बताया था कैसे बिल्ड होते हैं माउंटेन, एक फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन, सिंपल।
एपेरोजेनिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है, सिंपल सी बात है। प्लेट मूव करी, नीचे गिरा, ऊपर आया तो क्या वो जो मटेरियल निकल रहा है क्या बना रहा है, कॉन्टिनेंट तो बना रहा है एक तरीके से। डियास्ट्रोफिज्म क्या होता है बेसिकली, लिखो डियास्ट्रो, ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लो, समझ आ जाएगा फिर। छोटी छोटी डेफिनेशन है, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लिखो डियास्ट्रोफिज्म, हेडिंग डालो डियास्ट्रोफिज्म। इसमें लिखो तो all the processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come under diastrophism। समझ आ गई? वो सारे प्रोसेसेस जो मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं ऊंचा नीचा, बिल्डअप करते हैं पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कम अंडर नोन एज आर कम अंडर डियास्ट्रोफिज्म। ये 4 नाम लिख लो। ओरोजेनिक प्रोसेसेस, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक। तो अब आ जाओ वेदरिंग, एक्सोनिक प्रोसेस में आ जाए। वेदरिंग इंपॉर्टेंट फिनोमेना भाई। वेदरिंग में लिखो, वेदरिंग इज action of elements of weather and climate. Weathering is action of elements of weather and climate over the earth's material, Weathering is defined as mechanical disintegration और chemical disintegration, and chemical decomposition of rocks. Weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate. ये 3 टाइप की होती हैं। वेदरिंग कितने टाइप की है भाई? 3 टाइप की, नाम से पता लग जाएगा। मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सिंपल। जब रॉक्स टूटे मैकेनिकल एक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, उसे मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। केमिकल वेदरिंग केमिकल एक्शन की वजह से जब टूटे, जैसे सॉल्यूशन, पानी आया बहा के ले गया, पानी या एसिड, कोई भी, नॉट इवन पानी, वाटर, कोई भी मटेरियल आया, बेस, एसिड, बेस, सॉल्ट, कोई भी आया, रॉक में मिलाया, बहा के ले गया, वेदरिंग हो गई, यानी कि चल गया। वेदरिंग समझा क्या है? इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक को तोड़ने का काम है वेदरिंग, ठीक है, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। थर्ड सिस्टम इज व्हाट? बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैंने उसने बताया था, पेड़ उगा रॉक पे पेड़ उगा, जड़ आई, तोड़ दिया, रॉक टूट गई, दिस इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। स्नेल्स, चूहे वगैरह बिल बनाते हैं रॉक्स के अंदर, और वो बिल इतने ज्यादा होते हैं एक टाइम के बाद रॉक टूट जाती है ना। तो दीज आर वेदरिंग। तो इनके फटाक से कुछ एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट लिखो, अपने आप रॉक में अपने आप खुद ही भी क्रैक बन जाता है। खुद जो बनता है वो टेम्परेचर चेंजेस की बनता है। टेम्परेचर चेंजेस, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एक्शन। वो मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो, केमिकल वेदरिंग। इससे क्वेश्चन आया था रे पिछली बार, केमिकल वेदरिंग से। ये 4 टाइप की होती हैं। SCHO लिख लो, इसमें पहले एक लाइन लिख लो फटाक से। केमिकल वेदरिंग में
4 टाइप लिख ही लो। पहला लिखो सॉल्यूशन, केमिकल वेदरिंग हेडिंग नंबर 1 सॉल्यूशन। बताया ना, वेदरिंग जो केमिकल एक्शन की वजह से हो, केमिकल्स के मिलने घुलने से हो, उसे केमिकल वेदरिंग कहेंगे। एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? एनीबॉडी? हारे केमिस्ट्री, सॉल्यूट प्लस सॉल्व, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझा इन बेचारी बोली वाली जनता को क्या है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट? सॉल्यूशन होता है दो मटेरियल का मिलने को, ठीक है, मिक्सचर। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नींबू पानी, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, समझ आ रहा है? आपका शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी मिला दी, अब उसको सेपरेट करके बताओ मैं देता हूं। होमोजेनियस मिक्सचर जो एकदम क्लियर देख, उसमें आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, इजीली हो जाएगा, इजीली सेपरेट नहीं कर पाओगे। ऐसे फिल्टर करोगे तो चीनी चीनी ऊपर नहीं रह जाएगी, पानी के साथ मिक्स हो चुकी हो, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन। तो जब भी कोई भी केमिकल्स रॉक्स में से मिनरल्स को मिक्स करके ले जाते हैं और रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उसे सॉल्यूशन वेदरिंग कहते हैं। सॉल्यूशन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, समझ आ गई? लिख लो इसमें हल्का सा सॉल्यूशन में। व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड्स, the water or acids with dissolved contents, the water or acids with dissolved contents is called solution, is called solution। तो ये कहां पे ज्यादा एक्ट करेगा? ये वहीं पे तो ज्यादा एक्ट करेगा जो घुलने वाली रॉक होंगी। अब आयरन थोड़ी घुलता है ना? तो जहां पे घुलने वाली रॉक होंगी, जैसे सॉल्ट मिनरल्स होंगे जहां पे, वहां पे एक्ट कर जाएगा। समझ आ रही है नॉर्मल सी बात? तो लिख लो इसको, कौन कौन सी घुलने वाली रॉक है, राइट डाउन। सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक, सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट, पोटेशियम आर अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। क्वेश्चन ऐसे आता है, बोलेगा नाइट्रेट, सल्फेट और क्या, पोटेशियम किस वेदरिंग से इफेक्ट होंगे? हाँ भी रोहित, सॉल्यूशन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग से। समझ आ गई? एक बार केमिकल्स के नाम वापस बोलना। नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। ठीक है, और कौन से होंगे? और भी लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये कहानी। अगला है कार्बोनेशन, अगला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है? जब कार्बोनिक एसिड में मिनरल्स डिसॉल्व होकर निकल जाएंगे, उसे कार्बोनेशन कहते हैं। वाई कार्बोनेशन? बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बन ने पानी में मिला के क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड बना दिया। तो जब कार्बन पानी में मिला के कार्बोनिक एसिड बना देगी, इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये कुछ रॉक्स को इफेक्ट कर देगा, जैसे बाइकार्बोनेट वाली रॉक्स उड़ा के ले जाएगा। लिखो इसको, कार्बोनेशन इज रिएक्शन ऑफ, कार्बोनेशन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल्स। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, अलग से लाइन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट are dissolved in carbonic acid, are dissolved in carbonic acids and are removed in solution, and are removed in a solution without leaving any residue, without leaving any residue in a solution. Calcium carbonate and magnesium carbonate are dissolved in carbonic acid and are removed in a solution without leaving any residue, resulting in cave formation. गुफा टाइप बनाए थे अंदर। ओके, फॉर्मेशन।
रेसिड्यू रिजल्ट के फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी सिर्फ पानी का एक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब पानी का एक्शन। तो लिख लो, हाइड्रेशन इज केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। पानी चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। काफी है इतना। जो पानी की वजह से हो उसे हाइड्रेशन कहेंगे, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, केमिकल एडिशन वाटर। इसमें क्ले वाले मटेरियल लो, क्ले मटेरियल्स, क्ले मिनरल्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। क्ले होती है ना, क्ले जैसे ब्लैक सॉइल। वेरी गुड। क्या होती है ब्लैक सॉइल और क्या बोलते हैं? रेगड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, अबे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल है ना। तो क्ले मिनरल्स, ड्रॉट सॉइल, ठीक है। ड्रॉट भी उसी में ज्यादा अच्छी दिखती है वो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नेक्स्ट क्ले मिनरल्स आर अफेक्टेड बाय दिस हाइड्रोजन प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेम है, जब भी मिनरल्स, मैंने बताया आयरन कभी अकेला नहीं मिलता, तो जब भी वो लोग ऑक्सीजन के साथ आएंगे ऑक्साइड बना देंगे, ऑक्सीजन हट जाएगी तो रिड्यूस हो जाएंगे वो मिनरल्स। यानी क्या कहने का, जब भी किसी मिनरल में ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। जब भी किसी मिनरल में ऑक्सीजन बाहर आ गई उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो गया। ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि जब ऐड हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो आएगी ना, तो दोनों काम एक साथ होते हैं। लिख लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिनरल लीड्स टू ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ मिनरल लीड्स टू रिडक्शन। समझ गए भाई? तो ये थे केमिकल वेदरिंग। फिजिकल में लिखो, फिजिकल वेदरिंग लिखो, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग एक ही नाम है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल दोनों में हेडिंग डालो ऐसे करके, एक ही नाम है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1, gravitational forces such as overburden pressure, ऊपर प्रेशर लग रहा हो किसी रॉक की वजह से, लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस। एक ही 1 पॉइंट नंबर 1 है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस सच एज ओवरबर्डन प्रेशर, कॉमा लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस। सेकंड पॉइंट, expansion forces due to temperature changes, expansion forces due to temperature changes, crystal growth और animal activity। ये तीसरा क्या कर दिया? एक्सपेंशन चेंजेस, ये फोर्सेस का नाम बता रहा हूं। एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। थर्ड, वाटर प्रेशर्स कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। कंट्रोल बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। होता क्या है रे, देखो ये रॉक है, काफ़ी सालों से है, यहाँ पे सन है, दिन में मस्त गर्म करता है इसको, ठीक है, रात में ठंडा करता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है इसमें। अब क्योंकि रॉक है तो अलग अलग जगह पे हीट अलग अलग पहुँच रही है, थोड़ी यहाँ पे अगर 10 डिग्री है तो यहाँ पे 10 डिग्री होगा, राइट, तो यहाँ पे थोड़ा कम होगा, है ना। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग अमाउंट में एक्सपेंड करता है। अब जो अलग अलग अमाउंट में करेंगे तो इनमें स्ट्रेस लगेगी तो एक टाइम बाद ये टूट जाएंगे, इनमें क्रैक डेवलप हो जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस।
ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे डायरोनल रेंजेस ज्यादा होंगे। डायरोनल रेंजेस डे लाइट टेम्परेचर में, लाइक दिन का टेम्परेचर एकदम 50 पहुंचा दो और रात का एकदम ठंडा कर दो। जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में ये होता है ना, दिन का टेम्परेचर एकदम हाई, रात का एकदम लो। इसलिए रावली जल्दी को ठीक है, यस, वन ऑफ द रीजन कि ये वहां पे ज्यादा एक्ट होता है, ये वाला फिजिकल वेदरिंग फिनोमेना। समझ आ रही है? और क्या है इसका टूटने का कारण? और इसमें टूटने का कारण आपका वाटर प्रेशर, वेटिंग एंड ड्राइंग। वहां में मैंने बताया था जब मैं ज्योग्राफी पहली बुक करवा रहा था, हल्का सा क्रैक हुआ, सपोज बारिश हो गई, यहाँ पे पानी आ गया, पानी जम गया ड्यू टू फ्रीजिंग एक्शन। पानी जम गया मतलब पानी जो इकट्ठा था यहाँ पे ड्यू टू फ्रीजिंग एक्शन समाओ पानी जम गया। पानी जम गया तो उसने एक्सपेंड हुआ। ठीक है, जमने के कारण उसने क्या करा? फोर्स लगाई तो ये और क्रैक बढ़ा, फिर वो पिघला, लाइक सुबह लाइक कोई भी रेन हुई, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो पानी पिघल गया और भी क्रैक्स में आ गया। ऐसे करते करते फ्रीजिंग एंड दिस वन वेटिंग एंड ड्राइंग, यही है। वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से क्या हुआ? उसने क्रैक क्रिएट करा एंड फाइनली व्हाट हैपन? रॉक ब्रेक्स। ठीक है भाई, ये कहानी होती है। दिस इज फिजिकल वेदरिंग फिनोमेना। हॉट से भी होता होगा। बिल्कुल होता है, हर जगह होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा ये मामला। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये दिस बुक इज वर्ल्ड लेवल। जो बोल रहा हूं वर्ल्ड लेवल के फिनोमेनास हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है, इंडिया के लेवल में थोड़ी पढ़ा है। इट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड लेवल फिनोमेना दैट वी आर डीलिंग विद नाउ। आपका अगला है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बता ही दिया मैंने, पेड़ पौधे वाला सिस्टम। पेड़ उग गया गलती से, पीपल देखे होंगे आपने, घरों में उग जाते हैं, तोड़ देता है रॉक्स को, तो ये डिफॉरेस्टेशन, हमने उखाड़ दिया, टूट गई रॉक। वहां पे बोरोइंग एनिमल्स यानी जो बिल बनाते हैं वो वाले एनिमल्स घूम रहे हैं। ठीक है, सांप वगैरह, चूहे वगैरह, रॉडेंट्स, टर्माइट्स, ये सब आपका रॉक तोड़ने में इजीली काम करते हैं। वेदरिंग, ठीक है, समझ आ रहा है वेदरिंग क्या है? अब ये वेदरिंग मतलब रॉक को तोड़ना। वेदरिंग इज अ इन सीटू प्रोसेस। क्या समझे मतलब? विद इन द, जहां पे रॉक है वहीं पे टूट के गिर गई। वेदरिंग इज अ इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू, वहीं टूटी वहीं तो गिरेगी, उड़ के थोड़ी जाएगी। अब ये टूट के यहीं इसी एरिया में तो गिर जाएगा। इन सीटू, एक्स सीटू होता है अलग अलग एरिया पे। ठीक है, जो यहां से यहां का मामला था, यहां से जाके उधर आ गया, एक्स सीटू हो गया। फॉर एग्जाम्पल जू, हम जू में जानवरों को क्या करते हैं? दिखाते हैं लोगों को, साथ में साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोसेस भी करते हैं उनका। ठीक है, तो जू में वो होते नहीं है रहने वाले, जंगल से पकड़ के लाते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू क्या है? नेशनल, वो इन सीटू क्या है? नेशनल पार्क है ना, जहां पे जानवर है वहीं पे कंजर्व कर दिया। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जानवर उठा के थोड़ी लाए, उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया हमने कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इन सीटू कंजर्वेशन। तो ऐसा समझा, इन सीटू, एक्स सीटू। तो दिस इज वेदरिंग, यही कहानी है इसमें, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी मास वेस्टिंग जो है ऑल अबाउट लैंडस्लाइड, ये जब क्या है? ग्रेविटी की वजह से होती है। पढ़ना है इसको। इसमें जो मेन पार्ट है अगला जो आता है बहुत बार पेपर में, वो है सॉइल फॉर्मेशन। पहले भी लिखवाया, लिख लो, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन 5 फैक्टर पे डिपेंड होती है। ये भी हमको पता है। वेरी गुड। व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल? पेट्रोलॉजी, नहीं, पेट्रोलॉजी में अभी तो लिखा है। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स एक वे ऑफ एजुकेशन का भी कुछ होता है ना, पढ़ाने वाले को कैसे कुछ पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी इज सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजिस्ट इज सॉइल साइंटिस्ट। ठीक है, वही है कि पेडोलॉजी। तो वही टुक टुक मत करो रे। 5 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 1, पीटी भैया सीटी मारे, ठीक है भाई। पी फॉर पेरेंट, मटेरियल, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी,
बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्लाइमेट एंड टाइम, नो डाउट लिखवाए हुए हैं पहले भी, क्यों रे लिखवाया नहीं लिखवाए? लिख लो इनको फटाक से। पेरेंट मटेरियल, किस मटेरियल से आपकी सॉइल बनी है? लिख लो पहले, इसमें साथ में अलग से लिख भी लेना कि पेडोलॉजी, PEDOLOGY, पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल और अ सॉइल साइंस। पेडोलॉजी इज अ सॉइल साइंस, दैट इज स्टडी ऑफ सॉइल, एंड अ पेडोलॉजिस्ट इज अ सॉइल साइंटिस्ट। लिख लिया सर? चलेगा। पेडोलॉजिस्ट इज अ सॉइल साइंटिस्ट, ठीक है। जिस मटेरियल से रॉक बनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एरिया में रॉक अलग क्यों होगी? क्योंकि अलग अलग एरिया में आपकी रॉक्स से जो सॉइल बनी है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्थ इंडिया की सॉइल किससे बनी है? रिवर एलुवियल से, है ना। एलुवियल जो ला रही है, नीचे की सॉइल अपने उस एरिया में जो है वो अलग कंडीशन में बनी है। तो जिस रॉक से जो सॉइल बनी है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी होती है। समझ आ रही है भाई? जैसे एरिड सॉइल रेगिस्तान की मिट्टी से बनी है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंट मटेरियल, इस पर डिपेंड करेगी। अगला क्या है? टोपोग्राफी, यानी कि स्लोप्स। पहाड़ों के ऊपर सॉइल थिन होती है, स्टीप स्लोप है नीचे आ गई, और नीचे पहाड़ के फुट हिल्स पे क्या है? आपकी थिक सॉइल कवर है ना। खादर, बांगर, बाबर तराई नीचे ना, ये सब क्या है? बाबर तराई, खादर, बांगर, ठीक है। और क्या सीन है? स्टीप स्लोप पे एरोजन ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप है ना। एरोजन मतलब कि स्पीड की वजह से, हाइट है तो एरोजन ज्यादा होगा। एरोजन ज्यादा होगा तो सॉइल तो रहेगी नहीं, एरोजन हो गया वहां पे, सॉइल एरोजन हो गया। गुल्ली क्या होती है? ऐसी तो होती है गुल्ली, एरोजन, सॉइल एरोजन में पढ़ा था। वाटर आएगा, एरोजन कर देगा स्टीप स्लोप से, वाटर एरोजन। विंड्स भी कर देंगी कि स्लैंट पहले से है ना, उसको हाइट मिल गई। और इस जहां जेंटल होगा वहां पे एरोजन कम होगा, यानी कि हाइट नहीं है। तो ये टोपोग्राफी भी डिपेंड करता है। समझ आ रही है? नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट तो जैसा जहां का क्लाइमेट वैसी वहां की सॉइल। ये तो बताया ही था मैंने कि जैसा जैसा रेनफॉल होता है, क्लाइमेट इज व्हाट? किसी एरिया का क्लाइमेट क्या होता है? सपोज 35 साल तक वहां पे जो रेनफॉल पैटर्न है, वहां पे जो टेम्परेचर पैटर्न है, प्रेशर पैटर्न है, विंड्स बेल्ट जो डेवलप हो रही है, उस एरिया क्लाइमेट कहलाता है। उस एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है 35 साल या उससे ज्यादा की टाइम पीरियड के बाद, उसको क्लाइमेट बोलेंगे। अगर डेली देखेंगे यहाँ का डेली मौसम, एटमॉस्फेयर डेली कैसी है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठंडी ज्यादा है, उसे वेदर बोल देते हैं। ये डिफरेंस होता है वेदर क्लाइमेट में। वेदर इज लाइक डेली, मंथली और वीकली फिनोमेना, रिसेंट फिनोमेना बेसिकली, मौसम। और क्लाइमेट जलवायु, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। तो जैसा जहां क्लाइमेट, जैसे हमने क्लाइमेटिक रीजन से मैंने बताया था, हॉकिस्टिक रीजन, वहां पे कम रेनफॉल होती है और वहां पे एरिड सॉइल मिल रही है, हमने दिखाई भी थी। मैंग्रोव्स में वेव एक्शन है तो कोस्टल एरिया में मिलता है ना, मार्शी एरिया। रिवर वाटर जहां पे आ रहा है वहां पे कैसी है? एलुवियल सॉइल है। जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां लीचिंग हो रही है, लेटराइट सॉइल मिल गई। तो क्लाइमेट डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कहानी है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जहां पे जितने पेड़ पौधे होंगे वहां की सॉइल अच्छी होगी क्योंकि ह्यूमस कंटेंट मिल जाएगा उनको। ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर मिल जाएगा उनको। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल, आपके ह्यूमन एक्टिविटी। आप ज्यादा सॉइल को ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं मिलाएंगे, सॉइल अच्छी रहेगी। ह्यूमन एक्टिविटी भी इफेक्टिव, बायोलॉजिकल में सब आते हैं, ह्यूमंस एंड ऑल द बायोलॉजिकल लाइफ जो इफेक्ट करती है सॉइल को। सो दिस इज बायोलॉजिकल। टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सॉइल की क्वालिटी अच्छी होती है। समझ आ रही है? सॉइल को बनने में टाइम लगता है।
विद टाइम सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है, ठीक है रे, सॉइल का टेक्सचर विद टाइम बहुत प्यारा होता जाता है, उसको बस अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अब बोलेंगे भैया हम इतने टाइम से खेती कर रहे हैं, सॉइल तो डेटोरेट हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, अरे उसमें हम मिला तो रहे हैं फर्टिलाइजर, उसको खराब कर तो रहे हैं, उसको अपना अकेला छोड़ दो, अपने आप सही हो जाएगी। फैलो लैंड छोड़ते हैं ना हम, हाँ वही कहते हैं। फैलो लैंड, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, जब खेती से हमारी फर्टिलिटी बेकार हो जाती है उसकी सॉइल की। तो दिस इज ऑल अबाउट, सो दीज आर 5 फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्लाइमेट, मार्क कर लो इसको। पेरेंट रॉक बताना भैया और वापस सर। पेरेंट रॉक, जिस रॉक से मिट्टी बनी है वैसे उसकी क्वालिटी होगी, अलग अलग रॉक की क्वालिटी, सिंपल सी बात ये है। पेरेंट रॉक की उस पर डिपेंड कैसे करती है, पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक की मिट्टी से बनी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट, नंबर 1 फर्स्ट, इतना याद रखो बस। सो ये था आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मोटा मोटा, जो इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्जाम के लिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी इस चैप्टर को पढ़ के आओगे, मैं पूछूंगा कल इनसे, मतलब मंडे को। अच्छा चैप्टर है काफी। अब कर लेते हैं लैंड फॉर्म एंड एवोल्यूशन। ये बड़ा प्यारा चैप्टर है। लाइक मैं, सब लोग फोन लाए हैं, तो मैं कुछ इमेजेस भेजता हूं ताकि ये जो है ना, ये जो चैप्टर है ये विजुअलाइज करने का चैप्टर है। मतलब जब हमें फॉर्म समझ नहीं आएंगे, जब तक फॉर्म ही नहीं दिखेंगी हम समझ ही नहीं पाएंगे उसको। देखो यार, जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आपकी अर्थ बन गई, कुछ जो भी बना वो विद टाइम इरोड होते हैं, ठीक है। इरोजन क्या होता है? बेसिकली किसी एक एरिया से किसी मिट्टी को उठा के ले जाना, ऐसा समझो इरोजन। वहाँ की मिट्टी इरोड होगी भाई, वहाँ से उठा के लेगी। और डिपोजिशन क्या हुआ? जहाँ पे आके घेर दी। तो इरोजन और डिपोजिशन एक साथ होते हैं। ऑब्वियस है, जहाँ से उठेगी एक जगह से उठेगी और ये गिरी 24 आवर्स के साथ घूमती उड़ी रहेगी, है ना। रिवर्स ने पहाड़ों से मिट्टी उठाई, नीचे आके घेर दी, कि ज़्यादा मिट्टी होगी नहीं चल पाई नीचे। पहाड़ों में तो स्प्लैंड ज़्यादा था, पावर ज़्यादा थी उनके पास। मस्त कभी राफ्टिंग करने जाना ऋषिकेश में, दिखेगी क्या क्या स्पीड है भाई साहब रिवर की। नदियाँ तो पहाड़ों में दिखती है मस्त वाली। अबे कोई हरिद्वार गया? हाँ मैं गए हो हरिद्वार? बिना चेन के खड़े होके दिखाओ, बह जाओगे। ऐसे गिर जाओगे। पावर है भाई रिवर में। वाराणसी जाना, यहाँ तक पानी है घाट पे, डूबने मतलब डुबकी लगाने के लिए डूबना पड़ता है। और वहां पे तो ऐसे पानी जैसे ले पकड़ के ले जाती है भाई साहब। गए हो रे हरिद्वार? जाना, चेन लगी हुई है वहां, मैं वीडियो में देखा है। उड़ जाओगे वरना, ठीक है। और वो रियल रिवर नहीं है, एक कैनाल बनाई है हर की बॉडी की तरफ से, वरना डूब जाओगे रियल रिवर कूद गए तो। कैनाल सिस्टम है वो, अलग से निकाला है ताकि नहाने के लिए घाट टाइप बना है। वाई इन हरिद्वार, वाई नॉट इन ऋषिकेश? भैया क्योंकि सबसे पहले हरिद्वार में ही आती है, और जब से प्लेन में आती है हाँ, तो हरिद्वार ही। हरिद्वार इज द फर्स्ट प्लेन एरिया वेयर द रिवर गंगा इमर्ज, ठीक है। तो लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, जो लैंड फॉर्म बन गए वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अभी बताएंगे। यहाँ पे जब हमने बात करी पिछले चैप्टर में किसकी, वेदरिंग की बात करी, हमने मास वेस्टिंग की बात करी। यहाँ पे हम करेंगे इरोजन एंड डिपोजिशन की बात, ठीक है भाई। इरोजन एंड डिपोजिशन होते हैं आपके 5 चीजों से, और हम इन 5 चीजों की बात करेंगे। पहला रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के नीचे बहता हुआ पानी। ग्लेशियर्स, विंड्स, ठीक है, एंड वेव्स। चलो वेव्स पहले लिख लो। वेव्स ओशनिक वेव्स हैं ये, ठीक है। ओशनिक वेव्स या फिर सी वेव्स कर लो, सी वेव्स एंड विंड्स। ये इन्हें कहते हैं एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन, एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। यही है, इनकी वजह से इरोजन होता है, इन्हीं की वजह से डिपोजिशन होता है। दीज आर सेम इन ऑल द रेस्पेक्ट्स, आपके हर एक रेस्पेक्ट में सेम है। सीडीएस में क्वेश्चन क्या आता है? बेसिक क्वेश्चन आता है, जब ये किसी चीज को एरोड करते हैं, किसी चीज को छोटा करते हैं, उसकी मिट्टी को ले जाते हैं, तो जब उस इरोजन से लैंड फॉर्म की जो फॉर्म बनती है, जैसे वैली, गड्ढा कर दिया ना, वैली बन गई,
इरोजन वाला है, तो जो फॉर्म्स बनेंगी वो पूछता है। बोलेगा वैली इज अ इरोजन फॉर्म ऑफ विच एजेंट, 4 ऑप्शन दे देगा, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर। सिंपल, ये क्वेश्चन आते हैं, देखना पीवाईक्यू में, यू विल सी। बोलेगा यू शेप्ड वैली किस कौन बनाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ये कौन बनाता है, रनिंग वाटर बनाएंगे। ग्लेशियर बनाते हैं यू शेप्ड, रनिंग वाटर बनाता है वी। ठीक है, तो ये सब देता है। कैसे होता है? बता, अरे आएंगे धीरे धीरे आएंगे, सब पे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए इरोजन फॉर्म्स। एक होते हैं डिपोजिशनल फॉर्म्स, कि जब मिट्टी ले गया, कुछ भी ले गया, एक टाइम बाद तो छोड़ेगा ना। जैसे डेल्टा डिपोजिशन फॉर्म है ना, किसका है, रिवर का है ना। डिपोजिशन, डिपॉजिट कर दिया, इरोड थोड़ी करा, डिपॉजिट कर दिया। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो जो बहुत सारे उससे मिलके या सेडिमेंट से बनता है एक तरह से बहुत सारे। वेरी गुड। एक एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा। किस टाइप का डेल्टा है वो, वो नहीं पता। किस टाइप का है, आर्कवेट, करेक्ट करवाया था ना अगले दिन, आर्कवेट। कस्पेट कौन बनाता है, नहीं ओब और ओब बनाती जो है। पोलैंड पे दस नहीं करती है वेतुला ऐसे कुछ होता है। ओ वैसा एक रशिया की रिवर। ओब पोलैंड की रिवर। ओब और वेतुला, रशिया की है। हाँ विस्तुला, रशिया की थी। नहीं पोलैंड के दूसरे भी। रशिया की। 4 टाइप के डेल्टा कौन से हैं, बर्डफुट डेल्टा, हाँ मिसिसिपी, मिसिसिपी, आर्कवेट डेल्टा, गंगा, गंगा, मेकोंग, मेकोंग, नाइल, चाओ परिया, एस्टोराइन डेल्टा, ओवा, ओब, विस्तुला, अमेज़न। ठीक है, एंड कस्पेट डेल्टा, टूथ लाइक। ठीक है, टूथ लाइक, नाइजर एंड एब्रो। याद होना चाहिए, एकदम टिप्स होना चाहिए, क्या समझे। तो गंगा कैसे बना रही है, डेल्टा कौन सा वाला है, तो तुम्हारी चिटिंग सामने ही कर रहे हैं, आर्कवेट डेल्टा। ठीक है, तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म पूछता है कि किस एजेंट ने बनाए, और इरोजन लैंडफॉर्म पूछता है, बस यही पूछता है इसमें। और ये बहुत सारे लाइक अलग अलग है, एक एक अगर 4 से भी लगे तो थोड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बच्चा घबराता है। बस समझ आने चाहिए, देख के पता लग जाएगा कि किसका है। जैसे वैली बोला, फटाक से रिवर बोल दिया तुमने, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो आते हैं भाई फटाक से रिवर्स के बारे में आते हैं। ठीक है, लिख लो इनके बारे में फटाक से पहले। द फाइव एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब तोड़ना, एग्रेडेशन मतलब बनाना। 5 एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन आर, इनके नाम लिख लो। तो कहानी क्या है भाई, आपके 5 तरीके हैं, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर और सी वेव्स एंड विंड्स। तो रनिंग वाटर के बारे में बात करते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं। पहले रिवर्स के इरोजनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया हर एक चीज के 2-2 फीचर होते हैं। इरोजनल फीचर के बारे में बात करेंगे रिवर के। ये कौन है, हेलो वेरी गुड। तो आपके रिवर्स के इरोजनल फीचर्स, इसमें लिखो वैलीज। नंबर 1 क्या है, वैलीज। वैली बनाती हैं इरोजन जब ये नई होती हैं, यूथ स्टेज में होती हैं। इरोजन तभी होगा ना जब पावर होगी। इरोजन मतलब पहाड़ों वाला एरिया रिवर का, याद रखना इस बात को। रिवर की 3 स्टेज होती हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। मैच्योर बीच वाली,
यानी प्लेन वाला एरिया, ओल्ड एज कोस्टल वाला एरिया, एंड यूथ पहाड़ों वाला एरिया। जब यूथ है, नाम में यूथ है, यूथ क्यों बोला? पावर है उसके पास। सामने पहाड़ आया, पहाड़ को तोड़ देगी, यूथ है, पहाड़ को काट के निकल जाएगी, और काट के क्या बना देगी? वैली बना देगी। मुड़ेगी नहीं, काट देगी। ठीक है, वैली होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। एक वी शेप तो पता ही है, जिसका शेप वी हो। एक होता है गॉर्ज, एक होता है कैनियन, ये आई शेप्ड होता है, आई शेप्ड। तो भाई क्या सीन है ये? वी शेप्ड वैली, जिस वैली का शेप वी हो। देखो रिवर है, पहाड़ है, काटा, वी शेप्ड में काटा, तो वी शेप्ड वैली। समझ आया इतने सा? गॉड्स क्या होते हैं तुमने देखी होंगी, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा डिस्कवरी पे? तो कभी कभी वो गॉड से आता है, तुमने देखा ऊपर से नीचे एकदम सेम ही हाइट होती है और नीचे रिवर बहरी होती है। देखे ऐसे पहाड़? ऐसे पहाड़ जो ऊपर से नीचे सेम ही है, लेकिन सेम नीचे से रिवर बहरी। और यहाँ पे अपना बियर ग्रिल्स ज़्यादा बोले, यहाँ पे कभी नहीं नदी बहती थी। अब मैं यहाँ से जाऊँगा आगे के, इसको रास्ता फॉलो करूंगा और निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है, बता रहा हूँ, सुनो। तो ये है गॉड्स। कैनन कैसे है? वो स्टेप लाइक है, हल्के हल्के, दिस वन, ये कैनियंस है, यानी उनकी इनसाइड एंड आउटसाइड सेम विड्थ पे नहीं होती। गॉड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? थ्रू आउट द मामला सेम रहता है। कैनियन वाइड ऊपर से होते हैं, नीचे से नैरो होते हैं। ये डिफरेंस होता है कैनियन और गॉड्स में। वी शेप्ड क्या है? प्रॉपर वी शेप्ड, प्रॉपर, कोई स्टेप वगैरह नहीं है, सीधा वी शेप्ड। जैसे ऋषिकेश में जाना, ऋषिकेश में भागीरथी बोल रहा हूं, गंगा रिवर दिखेगी, वी शेप्ड वैली। तो लिखो इसको, इरोजनल फॉर्म्स ऑफ वैली लिखो, 3 टाइप लिख लो आपके। वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन। इसमें लिख लो गॉर्ज इज अ डीप वैली, गॉर्ज इज अ, पहले नाम लिख लो इनके, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन। वेरी गुड, वेरी गुड। नोट्स ऐसे बनाओ जो खुद को समझ आए, बढ़िया। तो गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, बहुत ही गहरी और बहुत ही लंबी, स्ट्रेट, सीधी, स्ट्रेट साइड्स, वेरी स्टीप टू, TO2, स्ट्रेट, STRAIGT, स्ट्रेट साइड, साइड्स। And canyon is characterized by steep step like side slopes। पहला है रिवर वैली, आगे लिखो कैनियन, और इसमें लिखो कैनियन इज आई शेप्ड, लिख लिया? कैनियन इज आई शेप्ड। अब देखो पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स, पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स। पोर्ट होल्स क्या होते हैं? देखो ऐसे देखो, इधर देखो रे, सपोज ये रिवर बह रही है, लुक एट हियर, ये रिवर का पानी है ऊपर प्रॉपर, अबे देख लो इधर, ये रिवर का पानी है, ये रिवर बेड है, मतलब नीचे रिवर की धरती, समझ आ रही है? तो रिवर अपने साथ पत्थर उत्तर भी लाती है, नीचे घसीटते रहते हैं, जो कभी कभी पत्थर भारी होता है, वो टक्कर मारता है रिवर बेड पे, हल्का सा गड्ढा कर देता है। क्या करता है? हल्का सा गड्ढा, और यहाँ पे फिर वो आगे पानी आगे निकलता है, ऐसे गड्ढा जो है आ गया, हो हल्का गड्ढा हो गया। अब इसमें छोटे छोटे पत्थर आते हैं, वही चल रही है रिवर तो बार बार, है ना, और वो रोल करते करते इस गड्ढे को मोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, समझ आ रही है? इन्हें पोर्ट होल्स कहते हैं। और कैसे समझना है, कभी रोड पे तुमने गड्ढे देखे होंगे, है ना, रोड पे गड्ढे टाइप, ऐसे रिवर बेड पे जो गड्ढे होते हैं उन्हें पोर्ट होल्स कहते हैं। क्यों हुए? इन जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है, या रगड़ते हुए, टकराते हुए उसमें गड्ढा कर देते हैं, होल बना देते हैं, और वो गड्ढा धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली
एक्सपेंड होता है बिकॉज ऑफ दैम, कि वो उसमें आ गए और वो रोल हो रहे हैं, रोल होते होते क्या है, वो टकरा रहे हैं, एरोजन हो रहा है, एंड एरोजन कर रहे हैं तो पोर्ट होल्स हो रहे हैं, वो पोर्ट होल्स बोला गया। समझ आ गई भाई पोर्ट होल्स क्या है? एरोजन फॉर्म में नहीं है, एरोजन हुआ है। अब ओपन दिस डायग्राम, ओपन दिस डायग्राम, ये वाटरफॉल का डायग्राम है, ये होता है प्लंज पूल, वाटरफॉल का डायग्राम, प्लंज पूल दिख रहा है। पानी ऊपर से गिरा फटाक से, नीचे गड्ढा बनाया, गड्ढे में पत्थर वत्थर घूमते रहे, पत्थर वत्थर घूमते रहे, इधर देखो रहे, ये पानी नीचे गिर गया, पानी नीचे गिरा, उसकी हाइट से पावर से यहां पे गड्ढा हो गया, यहां पे पत्थर वत्थर होते हैं बहुत सारे, वो पत्थर घूमते हैं और चौड़ा गड्ढा बनाते हैं, और पानी फिर आगे जाता बहता रहता है ऐसे ऐसे। तो कभी भी वाटरफॉल में कूदो, इसमें मत कूद जाना गलती से भी, आगे की तरफ कूदना। रीजन इज बीइंग, इसमें इतने सारे पत्थर होते हैं, सर टकराएगा मर जाओगे। पत्थर होते हैं वाटरफॉल के नीचे, जो गड्ढा होता है, नेवर गो इनसाइड दैट। लेकिन आगे तो पानी कम है ना। ठीक है, अरे पानी कंपैरेटिवली इस गड्ढे कम है, वैसे तो होता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्लंज पूल। देखा प्लंज पूल कैसा है? समझ आ रहा है प्लंज पूल क्या है कहानी? ये प्लंज पूल है। मतलब पत्थरी बना रहे खड्डा तो ये। यस, पहले क्या हुआ, वाटर जब गिरा उसके स्प्लैश से क्या हुआ, गड्ढा बना, उस गड्ढे में वाटर अपने साथ मिट्टी विट्टी ला रहा है, छोटे छोटे रोल बाउंडर्स कॉबलर्स ला रहे हैं, देखे ना नेवरग्राइंड जो पत्थर होते हैं गोल गोल होते हैं, वैसे वाले पत्थर ला रहा है, उस गड्ढे में भरे, टकराए आपस में, आसपास के एरिया में टकराए, चौड़ा कर दिया, तो प्लंज पूल बना दिया। इसको प्लंज पूल बोला, टर्मिनोलॉजी जो वाटरफॉल के नीचे मिलेंगे। एक और चीज मिलती है रिवर के यूथ स्टेज में, लाइक ये एरोसिव फॉर्म नहीं है, बस एक वाटर फ्लो बता रहा हूं, वाटर फ्लो। एक अलग से नोट डाल के पहले इस एरोजन वाले को कर लो पूरा ना, सारा एरोजन वाले, फिर उसमें बाद में लिखना। लिख लो इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच्ड मेंडर्स, किसमें? इसी में एरोजन वाले में, इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच्ड मेंडर्स। जनरली जो मेंडर्स बनते हैं, देखो रे, मेंडर्स क्या होते हैं, रिवर फ्लो, ऐसी तो होता है। रिवर आ रही है पानी लेके अपने साथ और मिट्टी लेके साथ। अभी ना नॉर्मल, अभी एरोजन डिपोजिशन मत सुनो, अभी नॉर्मल सुनो। जब रिवर की स्पीड कम होती है, उसमें मिट्टी विट्टी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, मिट्टी छोड़ती हुई चलती है। क्या करा, यहाँ पे मिट्टी छोड़ दी, ठीक है, और यहाँ पे एरोजन करा, यहाँ पे एरोजन करा तो यहाँ पे मिट्टी छोड़ दी, ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे, तो क्या करती है, जहाँ पे मिट्टी होती है बेसिकली, मैंने क्या बताया था, यूथ स्टेज में क्या होगा, रिवर के सामने पहाड़ भी आएगा, पहाड़ काट देगी, ठीक है। लेकिन मैच्योर स्टेज में जब नीचे आ जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है, समुद्र के आसपास आ जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है, वहाँ पे उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है और स्पीड होती है कम, वो मिट्टी छोड़ती हुई चलती है। और जहाँ पे सपोज कोई यहाँ पे कुछ वो आया, एक एरिया आया कि भाई यहाँ से रिवर में पावर नहीं है इसको हटाने की, तो रिवर ने क्या करा, रास्ता बना के दूसरे साइड से निकल गई। वेरी अच्छी रिवर, मैच्योर रिवर। मैच्योर लोग होते हैं ना, भिड़ते नहीं है ना, यूथ वाले भिड़ जाते हैं, तो मैच्योर। तो ये वाले यहाँ से मुड़ के चली गई, इसे मेंडर्स बोल दिया गया। क्यों बने ये, क्योंकि आपका रिवर डिपॉजिट्स की वजह से मेंडर्स बन गए। ओके, ये मैच्योर स्टेज की बात है। अब यूथ स्टेज में मैंने बताया क्या बना है आपके, एंट्रेंस में यानी काटने वाले मेंडर्स। इसमें क्या आएगा, पहाड़ आएगा ना, पहाड़ तो काट देगी ऐसे, जैसे यहाँ पे टकराई, थोड़ा तो काट के जाएगी, और काट के जो थोड़ी सी मुड़ी है, अब इतनी नहीं मुड़ी, यहां से मुड़ी, समझ रहे हो, इतनी नहीं मुड़ी है रिवर, ये रिवर हल्की सी मुड़ी, तो ये जो बना इसका मेंडर, दिस इज एंट्रेंस मेंडर, कटे हुए मेंडर्स, एंट्रेंस मेंडर्स, ठीक है। और क्या कारण होता है इनके बनने का, एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, जो पहले से हैं, पहाड़ बाद में आए हैं। तो जैसे कि हमारे ऊपर रिवर्स है, पहले से एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, जो पहाड़ ऊपर आते गए, ये उन्हें काटती गई। और जिस तरीके से पहाड़ सपोज एक तरफ मोटा होगा, एक तरफ पतला होगा, तो पतला वाला काटा, मोटा मोटा ऊपर उठ गया, समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये मेंडर्स बन गए। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल क्या है इस वाले मेंडर्स का, झेलम रिवर, वो डिपोजिशन की वजह से नहीं है, यूथ स्टेज में, समझ आ रही है। सो दैट इज द एग्जैक्ट एग्जांपल, झेलम। अगला है एंट्रेंस रिवर टेरेसेस।
नेक्स्ट इज इरोजन में ही है रिवर टेरेसेस, स्टेप बनाती है, काट रही हुई दिख रही है, बुक में एग्जांपल में देख लो दिख जाएंगी। काट रही है तो टेरेस बनाएंगी, काटती हुई। आगे पेज पलटो, पेज पलटो। टेरेसेस नहीं है इसमें। अरे इनके बुक्स में नहीं। अच्छा ओके ओके। रिवर टेरेसेस, काटती हुई टेरेसेस बनेंगी। ये ज्यादा नहीं आ गई, कोई नहीं। बच्चों का सिलेबस कट रहा है ना। नहीं कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है यार, कोई नहीं। समझ आ गया? टेरेसेस क्या है? साइड साइड में जो इरोजन कर रही हैं उनसे जो टेरेस बन रही है उन्हें टेरेसेस बोला गया। अब एक हेडिंग डाल के लिख लो, नोट डाल के ले। मैंने बताया था रिवर की 3 स्टेज होती हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। यूथ मतलब पहाड़ वाली, तो वहां पे क्या क्या मिलेगा? वाटरफॉल कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। हारे भैया वाटरफॉल कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी एरिया में। यूथ स्टेज में लिख लो वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, ये दोनों लिखो। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर फाउंड इन यूथ स्टेज ऑफ रिवर। रैपिड क्या होता है? रैपिड होता है ये, देखो भाई, उसके आउट उसके ऊपर से जाना। ये देखो पोर्ट होल्स का ही बताते, पोर्ट होल के हिसाब से ही बताते हैं। देखो रे रैपिड्स क्या होते हैं? ये रिवर वाटर है ना, और ये क्या रिवर बेड दिख रहा है रे, क्या नाम है इसका? सुधीर, ना व्यवस्था तो नहीं दिख रहा। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? ये रिवर बेड है, रिवर वाटर है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होगा, मे बी। क्या रखा हुआ होगा? बड़ा सा पत्थर। रिवर इसको चला नहीं पाई, रिवर का पानी यहां से आया और ऐसे करके ऐसे चला गया। समझ आ गया? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और जो ऐसे आ रहा है तो नीचे प्रेशर मार रहा है, तो पोर्ट होल्स क्रिएट हो गया। ये तो समझ आया था इतना साल का सा, पोर्ट होल्स क्रिएट होने का कारण। लेकिन जब ये यहां से ऊपर उठा तो ये यहां से भी ऊपर उठ गया। ऑब्वियस है ना? मानते इस बात को? तो ये यहां से भी ऊपर उठ गया। तो जब रिवर यहां से, आपकी सपोज नाव यहां थी, अचानक से ना आपको पता भी नहीं चलता, आपकी नाव यहां पे थी, ऋषिकेश की बात बता रहा हूं, और अचानक से वो नीचे जाती है, और मस्त मजा आता है भाई साहब, ठीक है। ये नीचे ऐसे डूब गए, अब तो गए अंदर। रैपिड्स अचानक से रिवर का फ्लो तेज हो जाना, रैपिड हो जाना। समझ आ गया? वेव की तरह है क्या? वेव की तरह, यस, इसकी वजह से होता है। जब रिवर बेड के नीचे कोई बड़ा सा पत्थर होता है, वहां पे रिवर का फ्लो अचानक से तेज हो जाता है, उस कुछ एरिया के लिए रैपिड्स। तो बीच बीच में रिवर्स और रैपिड मिलते हैं यूथ स्टेज में, ठीक है। यूथ स्टेज में आपका रैपिड हो गया। वाटरफॉल तो पता ही है, पहाड़ से गिरने का, ये जो प्लंज पूल बनाया पहाड़ से गिर रही है, वाटरफॉल बना रही है, ठीक है भाई। वाटरफॉल एंड रैपिड्स आर फाउंड इन यूथ स्टेजेस ऑफ द रिवर। ये थे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। समझ आए सारे के सारे? अब आ जाओ डिपोजिशनल। क्या ओल्ड में भी बताया? ओल्ड, ये इसमें बस नॉर्मल इसमें लेके दिया, ये 3 स्टेजेस दिए आपकी, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। यूथ का बता दिया कि वाटरफॉल एंड रैपिड में मिलते हैं, बाकी जो वो डिपोजिशनल में आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपके आ जाओ डिपोजिशनल में। डिपोजिशनल में पहला है, लिख लो, पहले लिखवा देता हूँ, सारे के सारे बता देंगे सबको, है ना। पहला है आपका डिपोजिशनल फीचर्स को मिटा देते हैं, रिवर करवाते हैं आज, बस कल करवाएंगे आगे के काम। रिवर में एक तो ये हो गया, अगला है रिवर में डिपोजिशनल। समझ आया? तो ये जो ऑप्शन लिखवाया है मैंने तुम लोगों को, यही क्वेश्चन आते हैं। बोला एंट्रेंस टेरेसेस, सॉरी एंट्रेंस मेंडर्स किसका पार्ट है? इरोजनल फीचर ऑफ रिवर। ऐसे याद करना है, सब हो जाए ना, इतना क्लियर मामला है, पढ़ना है अपने आप आ जाएगा। अब है डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर। डिपोजिशनल फीचर्स पहले से लिख देता हूं सारे के सारे। नंबर 1 एलुवियल फैंस। नंबर 2 डेल्टा, ठीक है। इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? बताया था क्या होती है सर? जब जो रिवर होती है, हाँ, उसके पास इतनी दम नहीं रहती कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती है। परफेक्ट। फ्लड प्लेन्स,
natural levees, ऑक्सबो लेक, point bars, meanders, oxbow lake, ये सब क्या है? डिपोजिशनल फीचर, ब्रेडेड चैनल, ये इसी का ही पार्ट है। ब्रेडेड चैनल डिस्ट्रीब्यूटरी कह लो या ब्रेडेड चैनल भी कह लो। ब्रेडेड चैनल्स, एलुवियल फैंस क्या है? अरे सुन लो, जब रिवर माउंटेन से आती है, जब अचानक से वो प्लेन में गिरती है, ठीक है, रिवर माउंटेन से आई, प्लेन में गिरी, वो अपने साथ मिट्टी लाती है, और मिट्टी लाती है तो प्लेन्स में जब वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में आ रही है तो मिट्टी बिखेर देती है, और वो इस तरीके से बिखेरती है, डेल्टा टाइप में बिखेरती है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एलुवियल फैन। शेप दोनों का सेम है, ठीक है, फैन शेप्ड, ओके। फैन शेप्ड में ये रिवर घेर देती है जब वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में आती है, इसको याद रखना। डेल्टा कहाँ बनते हैं? समुद्र के किनारे, है ना, लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में आएगी, मामला बिखेर देगी, ठीक है भाई। ये डिफरेंस होता है बस इनमें, डेल्टा में मेजर। मिट्टी भी घेरती यस, डेल्टा में मिट्टी बिखेरेगी। डेल्टा इज अ लैंड एरिया, पानी नहीं है डेल्टा, लैंड एरिया है जो रिवर अपने साथ मिट्टी ला रही है, समुद्र की तरफ धकेल रही है, डिपॉजिट कर रही है, क्योंकि वो उसको कैरी नहीं कर पा रही तो छोड़ दी गई, ठीक है। दीज आर डिपोजिशन लैंड, घेर दिया, नहीं हैंडल कर पाई, छोड़ दिया, तो एलुवियल फैंस बनते हैं। तुम्हारी बुक में फोटो इसकी, हैव अ लुक, एलुवियल फैन दिख रहा होगा, ये रहा, दिख रहा है, लास्ट डिपॉजिट दिख रहा है एलुवियल फैन। सो दीज आर एलुवियल फैन। और क्या होता है इनमें डिफरेंस? डेल्टा में, क्योंकि डेल्टा जो होता है आपका लास्ट एरिया में होता है, एकदम स्पीड के हिसाब से वहां पे गिरता है मामला, तो इसमें तो अचानक से ही गिर दिया सारी मिट्टी एक साथ। इसमें मोटे पत्थर और छोटे पत्थर में सेग्रीगेशन सही नहीं होता, कोई भी कहीं पे पड़ा है। डेल्टा में क्योंकि स्पीड के हिसाब से है, तो डेल्टा में वेल स्ट्रेटिफाइड सेग्रीगेशन होती है, अच्छे से फिल्टर होते हैं। पहले मोटे पत्थर, आगे आते हैं छोटे छोटे ऐसे करके, ये छोटे तो उठा सकती है ना मिड रिवर, भारी पत्थर नहीं उठा पाएगी, तो भारी पत्थर कोर्स ग्रेन पहले छोड़ देगी, लाइटर वन बाद में छोड़ेगी। यहां पे तो सारे एक साथ छोड़ दिए तो वेल स्ट्रेटिफाइड नहीं होते, इसमें वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, इसमें मैच्योर से इसमें ओल्ड स्टेज। ठीक है। दिस इज मैच्योर, लाइक बोथ, यस, ये मैच्योर वाला मान लेंगे क्योंकि प्लेन एरिया में आ रही है पहली बार, दिस इज ओल्ड फॉर्म। अब आता है फ्लड प्लेन। ओपन दिस डायग्राम, ओपन फोन, आई एम शोइंग द वन डायग्राम, ओपन दैट डायग्राम। ये है फ्लड प्लेन, बिल्कुल, एक मिनट, ये वाला खोलो डायग्राम, विजुलाइज करने वाली बात है। ये नहीं, हाँ यही है ना, यही है, यही है, यही है, दिख रहा है, खोला तुमने? तो ये फ्लड प्लेन दिख रहा है भाई, बताता हूँ क्या होता है फ्लड प्लेन। देखो रे, ये आपकी रिवर यहां बह रही थी, ओके, सपोज आपकी रिवर यहां बह रही है, मे बी दिस इज द रिवर, यहां पे बह रही है। सपोज बाढ़ आई, रिवर का पानी यहां तक आ गया, समझ आ रही है, रिवर का पानी यहां तक आ गया, बाढ़ चली गई, रिवर दोबारा से अपनी एरिया में बहने लग गई, तो जो प्लेन बाढ़ की वजह से बने वहां पे अच्छी मिट्टी आ गई, तो उसे फ्लड प्लेन बोल दिया गया। तो फ्लड प्लेन खतरनाक होते हैं, वहां पे घर नहीं बनाने चाहिए। बुराड़ी फ्लड प्लेन एरिया में बना हुआ है, यमुना में लोगों ने फ्लड प्लेन एरिया में घर बना दिए, उन्हें लग रहा है बाढ़ आएगी नहीं, किसी दिन पानी का स्तर बढ़ गया, सब बाढ़ ले जाएगी, क्यों? फ्लड प्लेन एरिया है। समझ आ गई फ्लड प्लेन कितना खतरनाक होता है। ये जो आपका डिजास्टर नहीं होता, ये जो आपका केदारनाथ में जो इतनी बुरी तरह बारिश हुई तो लोग मर गए थे, अरे लोगों ने इतने पास किनारों पे घर बना रखे हैं, एक प्लान डेवलपमेंट है ही नहीं, तो डिजास्टर तो होना ही होना है। एक बस में 100 सीटर की जगह है, उसमें 1000 लोग बैठेंगे, ओवरलोड होके पलटेगी तो है ही। कभी देखें रात में ट्रक ऐसे, यूट्यूब पे देखना, ओवरलोडिंग ट्रक ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे टेढ़े टेढ़े, जबरदस्ती है। डिजास्टर तो होगा ही ना, ह्यूमन में डिजास्टर से, हम कहते हैं प्रकृति ने कर दिया, नो,
हमने उल्टे काम किए। डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करता। डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, बट कौन फॉलो? दिस इज इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम दैट यू आर सेइंग। दिस देयर इज द प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। देयर आर एवरी गाइडलाइन फॉर एवरीथिंग कि भाई आपको साइक्लोन में ये करना है, अर्थक्वेक में ये करना है, को लेके क्या करना है, ऐसी बिल्डिंग बनानी है, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा नहीं बनाना है। लोगों ने पहाड़ी एरिया में डिफॉरेस्टेशन इतना कर दिया कि वहाँ पे लैंडस्लाइड बार बार हो रही है। यही कहानी है, पॉपुलेशन बढ़ती की दिक्कत। नेचुरल डिवाइस क्या होती है? जब फ्लड प्लेन अपना किनारा छोड़ के बाहर जाती हैं तो यहाँ पे किनारों पे रिजेस बन जाती है, पहाड़ी टाइप बन जाता है। मिट्टी छोड़ती है ना पहले यहाँ पे और फिर इनको पार करती है, तो किनारों पे जो पहाड़ी टाइप बन जाती है उन्हें नेचुरल लीवीज कहते हैं। दिख रही है इसमें नेचुरल लीवीज? नेचुरल लीवीज, हाँ ये लास्ट में देखो, इसके लास्ट में दिखेगी नेचुरल लीवीज वर्ड, दिख रहा है? किनारों पे जो मिट्टी है पहाड़ की तरह, उसे नेचुरल लीवीज कहते हैं। ठीक है भाई। रिवर में एक उल्टी कहानी होती है। क्या होती है? उल्टी कहानी। ये कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, लेकिन इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेकेव दिख रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स, उल्टा बोलते हैं ना। और एक कॉन्वेक्स दिख रहा है, इसे कॉनकेव बोलेंगे। समझा गई? तो कॉन्वेक्स एरिया पे रिवर कुछ डिपॉजिट मारती है, ठीक है, जो मैंने बताया था, जो मेंडर्स बना रही है ना, तो यहां से तोड़ती है कॉनकेव एरिया पे और कॉन्वेक्स पे छोड़ देती है। जो कॉन्वेक्स एरिया पे छोड़ रही है उन्हें क्या बोल रहे हैं? पॉइंट बार्स। दिख रहे हैं पॉइंट बार्स? पॉइंट बार्स समझ में है क्या है? कॉन्वेक्स एरिया में रिवर जो छोड़ रही है मिट्टी काट के, उसे दिस वन पॉइंट बार्स कहते हैं। आया डिफरेंस समझ में? अगला है मेंडर्स। मैंने बताया फ्लो है। मेंडर इज नॉट लैंडफॉर्म, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लो। रिवर का घुमावदार फ्लो इज मेंडर्स। ठीक है। ऑक्सबो लेक देखो रे, बना हुआ दिख रहा है उसमें अलग से। ऑक्सबो मतलब ऑक्सबो की तरह। देखो यार, अभी देखो रे, इधर देखो, जब रिवर घूम रही है कभी कभी ये बहुत स्टीप टर्न ले लेती है ऐसे करके। समझ आ रही है? ये रिवर ने एकदम पास में आगे टर्न ले लिया, तो रिवर जब इसमें हैवी लोड मटेरियल हो जाता है तो ये लंबा डिस्टेंस कवर करने के बजाय मामला यहां से करना कवर शुरू कर देती है। समझ आ गई? ये मामला शुरू हो जाता है कि वो इतना लंबा नहीं घूम पा रही, उसके पास डिपॉजिट इतना ज्यादा है, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाती है एंड विद टाइम उसका ये रास्ता बंद हो जाता है बाय डिपॉजिट्स, और बस एक लेक जैसी बॉडी बच जाती है जो रिवर वाटर का होता है। समझ आ गई? अब ये ऑक्सबो की तरह होता है, जो गाय का पांव है, भैंसे का पांव, बैल का पांव, इस तरीके का है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक बोला गया। टाइम से सूख भी जाता होगा। बिल्कुल सूख जाता होगा, इंडिया में है कोई? बिल्कुल है। ब्रह्मपुत्र वैली में इतने सारे ऑक्सबो लेक है। ये जो रिवराइन आइलैंड बना है इन्हीं से तो बना है। मजुली आइलैंड, ये जो मजुली आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, डिस्ट्रिक्ट बना दिया इसको। तो ये रिवर डिपॉजिट की वजह से डिपोजिशनल फॉर्म है, तो ये भी डिपोजिशनल फॉर्म है ऑक्सबो लेक। अगला आपका ब्रेडेड कैनाल। जब रिवर एंड में आती है डेल्टा के पास, देखो भाई कोस्टल में आई, मैंने पहले ही बताया हुआ है ये, तो रिवर के पास, बेचारे रिवर के पास स्पीड नहीं है क्योंकि वो एकदम सी लेवल पे आ चुकी है। अब उसमें मिट्टी है ज़्यादा, तो मिट्टी होने के कारण कहीं भी उसका कोई भी अड़चन आती है वो घूमना शुरू कर देती है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। समझ आ रही है? और एक स्ट्रीम में आपस में ऐसे ऐसे भी हो जाती हैं। ये मामला चल रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो जब वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट में बढ़ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं, और वो चैनल्स जब एक के ऊपर एक हो जाते हैं, लाइक औरत जो होती है, एक लेडी, उसकी जो चोटी होती है उसकी चोटी ब्रेडेड, ठीक है, एक लेडी की चोटी की तरह होती है ब्रेडेड चैनल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल्स। हमेशा एंड में मिलेंगे ये डेल्टा वाले पोर्शन में। ये आपने स्ट्रीम मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ब्रेडेड चैनल आर ऑलमोस्ट सेम। अब क्लियर हुआ? पर सर मैंने पढ़ा था कि जो ब्रह्मपुत्र है, हाँ, वो जो आपने आइलैंड बताया, वो ब्रह्मपुत्र स्टार्टिंग में ही ब्रेडेड चैनल की तरह बहते हुए आती है। ओके, तो वो जो बताता हूँ ब्रेडेड चैनल और क्या होता है। देखो, जो ये जैसे रिवर है, ब्रेडेड चैनल बनने का जो इतने सारे बीच में ऐसे क्यों बने? मैंने बताया रिवर के पास फ्लो नहीं है, बीच में कोई बहुत बड़ी अड़चन सी आई। समझ आ गई? बीच में बहुत बड़ी अड़चन सी आई, आधी रिवर इधर बैठ गई, आधी रिवर इधर बैठ गई, ये मामला हो जाता है। लेकिन वो तो खुद का डिपॉजिट है।
समझ आई? इसको हम इसमें नहीं इंक्लूड। ये अलग पार्ट है, ये रिवर डिपॉजिट है, एक काइंड ऑफ दैट थिंग कि उसका वहां पे एक ब्रेड बना है, वहां पे लाइक नॉर्मल एक मजूली आइलैंड डाल दिया। यहाँ पे हर एक एरिया में अड़चन ही अड़चन है, वहां पे तो उसके पास फोर्स भी हल्की फुल्की, यहाँ पे फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं ब्रेडेड चैनल बनने के। समझ आ रही है? रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रेड चैनल बनने का कारण होता है जहां पे, कहां पे ज्यादा कारण होगा, आपका डेल्टा वाले पोर्शन बनने में ज्यादा कारण होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ब्रेडेड चैनल्स। ब्रेड चैनल बिल्कुल सही बोल रही है कि जब भी बीच में अड़चन आएगी, वही वाली बात है जो बताया मैंने, तो आपका क्या होगा, रिवर साइड साइड से निकल जाएगी। मैंने बोला ना यहाँ पे वो तोड़ने की कैटेगरी में नहीं है, अब वो अपना रास्ता ढूंढ रही है, यहां से निकल गई, वहां से निकल गई, लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेडेड चैनल्स बन जाते हैं आपके। ठीक है ना? खत्म रिवर का डिपोजिशनल फीचर आज के लिए खत्म।